तो अब नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एल्जेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी जंक्शन पे, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होता है। ये आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं। अब इनकमिंग करंट क्या होता है, तो जब सबसे पहले ये देख लेते हैं जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस जो है करंट आता और जाता है। जैसे अगर हम लोग रेलवेज़ के रिस्पेक्ट में बात करें तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जो है आती और जाती है। तो वैसी जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आता और वहाँ से बाहर की तरफ जाता भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो करंट जो है वो इनकमिंग और दो करंट आउटगोइंग है, तो I1 I2 को हम लोग एज्यूम करें इनकमिंग करंट, क्योंकि वो पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, और I3 और I4 पॉइंट ए से बाहर की तरफ जा रहा है। तो किरचॉफ्स का लॉ ये कहता है कि जो भी इनकमिंग करंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो भी आउटगोइंग करंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इनकमिंग करंट यानी कि I1 I2 के सामने हम लोग पॉजिटिव साइन लगाएंगे और I3 और I4 के सामने हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे, और इनका जो भी अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। तो यही कहता है किरचॉफ्स का लॉ कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होता है एक जंक्शन के अंदर। नाउ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि थर्मल इफेक्ट इज़ नथिंग बट द, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट अपने आप आ जाता है। इसी को थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो लॉस होता है। अब वो लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी हीट एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हीट एनर्जी में, इसी इफेक्ट को कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस कारण से जो सर्किट है वो उसके अक्रॉस, जैसे अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक बल्ब है, बल्ब हम लोग यूज़ कर एज्यूम कर लेते हैं, एक वायर एज्यूम कर लेते हैं, तो वायर के अक्रॉस जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो वायर भी हीट होता है और एक सिमिलरली बल्ब भी हीट होता है। या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जब हम लोग उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो वो हीटअप होता है। इसी को हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक अवन है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर इसके बारे में जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, फिर उन्होंने अपना एक थर्मल लॉ दिया था। तो हम लोग एक सर्किट एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो R है। यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम किया गया है X और Y, और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, अमीटर कनेक्ट किया गया है, और बैटरी और की है। तो जैसे ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बैटरी को ऑन करने पर आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, और आई करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V जनरेट हो रहा है, और जो रजिस्टर है उसका वैल्यू R है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे करंट यहाँ पे आएगा, हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू Q बाई टी। अब वहीं से अगर हम लोग Q का वैल्यू निकालें तो I और T का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W का वैल्यू निकालेंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ने लिख के सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब Q का वैल्यू हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन I इंटू टी, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी। हियर वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अक्रॉस द रजिस्टर R, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है वो हीट के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। तो इसीलिए हीट को हम लोग, या W इक्वल्स टू हम लोग लिखें H इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे H जो है वो हीट जनरेटेड है, जो भी हम लोग वर्क डन करेंगे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही H इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी है। अब इसी को हम लोगों ने और एक इक्वेशन लिखा है कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब V के प्लेस में जब हम लोग आई आर पुट करते हैं तो I इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और R इंटू टी हो जाएगा। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इस लॉ के हिसाब से जो भी हीट जनरेट होगा वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो भी हीट जनरेट होगा वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो भी हीट जनरेट होगा वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क।
तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता है तो जिस भी रेट में वो चेंज होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, जहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस भी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक सर्किट के अंदर लॉस होता है वो भी इलेक्ट्रिक पावर ही है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नॉन एज पावर। ये तो हम लोगों ने जानते ही हैं, पढ़ा ही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर कहते हैं। पावर को P से डिनोट किया जाता है। सो इफ़ I current flows through an electric circuit with a potential difference V, then loss of electric energy in t second will be W equals to VIT। तो हम लोग जो भी यहाँ पे वर्क डन होगा या फिर जो हीट एनर्जी के फॉर्म में हम लोग अभी देखे थे स्टोर होगा, तो W इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी। तो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है और T टाइम है। अब लॉस ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय T। तो W को जब हम लोग T से डिवाइड करेंगे या W को ही हम लोग लिखें V I इंटू टी, तो V I इंटू टी लिख के T और D को कैंसिल आउट करेंगे तो जो भी लॉस ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड विल बी इक्विवेलेंट टू V इंटू आई। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू क्या होता है, W बाय टी, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसी का एक और फार्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया छोटा सा कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू W बाई टी और V इंटू आई, जहाँ पे V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और I इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ये ध्यान में रहना ही चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो वॉट होता है। हाँ, जो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वो वॉट होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी विच इज़ इक्वल टू VIT। तो V इक्वल्स टू H इक्वल्स टू VIT और वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V के प्लेस में वही I²IT जो हम लोग ने पहले भी देखा था। अब यहाँ पे जो वॉट है ये वॉट ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, लेकिन जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जब हम लोग घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में देखा होगा कि kWh लिखा होता है। तो ये kWh का मतलब क्या होता है, kWh स्टैंड्स फॉर किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने कितना किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम किया। एक्चुअली वॉट जो है वो एक छोटा यूनिट है, जैसे ग्राम एक छोटा यूनिट है, उसी का जो बड़ा यूनिट है उसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं। तो वैसे ही वॉट जो है वो एक छोटा यूनिट है, इसका जो बड़ा यूनिट है इसको किलोवाट कहते हैं। तो 1 घंटे के अंदर हमने घर में कितना किलोवाट एनर्जी का कंज्यूम किया या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, उसी को 1 kWh कहते हैं या 1 किलोवाट आवर कहते हैं। पहले इसी को 1 किलोवाट लिख दिया जाता था, या फिर अब जो है हम लोग यूनिट कहते हैं। तो इतना यूनिट बिजली हम लोग घर में कंज्यूम करते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। तो इसी का 1 किलोवाट आवर को ही अब के टाइम में 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट के अंदर 1000 वाट होगा और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होंगे। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 36 और 10 की जो पावर है उसको रेस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड। अब इसी को अगर हम लोग पॉइंट के टर्म्स में लिखें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसको पूछा भी जाता है बहुत बार, तो इसको याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम लोग हमारे घर का जो बिजली का बिल है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी घर में हम लोग बल्ब, टीवी, फ्रिज 3 ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की प्लेस में हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर पावर ऑफ अप्लायंसेस, तो हर जो
इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं सबका पावर अलग अलग होता है, सबकी पावर रेटिंग दी हुई होती है, उस पावर रेटिंग को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर कितने टाइम तक इसको हम लोग जला रहे हैं वो लिखेंगे, और इंटू नंबर ऑफ़ डेज़। तो जैसे कि हम लोग अगर 1 महीने का निकाल रहे हैं तो हम लोग को 30 से इंटू करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम लोग पहले एक एक करके निकालें, यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे घर में 3 बल्ब जल रहा है और हर बल्ब का जो पावर रेटिंग है वो 80 वाट है, तो 80 वाट के 3 बल्ब, और मान लेते हैं कि वो 6 आवर्स चलते हैं डेली और 30 दिन के लिए चलते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि जो बल्ब के द्वारा टोटल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया गया यूनिट में या kWh में। उसके बाद ऐसे ही हम लोग सिमिलरली जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में यूज़ करते हैं सबका ऐसे कैलकुलेट करके जब हम लोग ऐड अप करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने कितना कंज्यूम किया एक महीने के अंदर। फिर हम लोग अपना बिजली बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे घर का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसे होता है। वी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर इन आवर होम्स फ्रॉम मेन लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब देखो, जो हमारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से एक मेन लाइन हमारे घर की तरफ आता है। तो ट्रांसफार्मर के आसपास से हम लोग बहुत सारे लाइंस देखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग 5 मेन लाइन हम लोग देखेंगे, सबके घर के आसपास 5 मेन लाइन होता है, उनको फीडर कहते हैं एक्चुअल में। तो अब जो ये फीडर लाइंस होते हैं ये 5 हैं। अब 5 में जो ऊपर के 3 होते हैं वो फेज़ वायर होते हैं, आर वाई बी, 3 फेज़ होता है। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो और बी मतलब ब्लू। उसके बाद एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर भी होता है। तो अब जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 3 घर ले लेते हैं, अब 3 घर में से पहले घर को हम लोग आर फेज़ दे देंगे और वहाँ से एक न्यूट्रल वायर निकाल के उसको उनके जो मीटर है वहाँ तक लेके चले जाएंगे। सिमिलरली जो सेकंड होम है उसको हम लोग वाई फेज़ दे देंगे और एक न्यूट्रल वायर दे देंगे, तो 2 वायर ऐसे सेकंड घर में आ गया। फिर वैसे ही जो थर्ड घर है उसमें हम लोग बी फेज़ दे देंगे और वहाँ पे एक न्यूट्रल वायर दे देंगे, तो वहाँ से और 2 लाइन आ गए। तो ऐसे ही करके हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी अगर हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक फेज़ का लाइट चले जाता है, तो जिन जिन घरों का जो फेज़ होता है वो सेम होता है। जैसे मान लेते हैं कि आर वाला फेज़ वाले 4 घर हैं, तो एक साथ अगर आर वायर पे फॉल्ट आता है तो आर वायर जिस भी घरों में होगा उन घरों की लाइट चली जाएगी और वाई और बी वाले की लाइट रह जाएगी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कनेक्शन कैसे होता है। तो वी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर इन आवर होम्स फ्रॉम मेन लाइन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के मेन लाइन से हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। इट रीचेज अवर होम बाय 3 वायर्ड इलेक्ट्रिक केबल। तो ये 3 वायर्ड इलेक्ट्रिक केबल से हमारे घर तक आता है। और द कलर कोड ऑफ दिस वायर इज़, जो भी ये वायर आता है इसका कलर कोड होता है। तो रेड जो है वो लाइव या करंट वायर को डिनोट करता है। तो रेड वायर में हमेशा आप लोग को ध्यान रखने की बात है कि रेड वायर को टच ना करें अनटिल और अनलेस आप कोई प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट रखे हों अपने हाथ में या ग्लव्स रखे हों। तो रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है। ब्लू या ब्लैक हम लोग न्यूट्रल फेज़ के लिए यूज़ करते हैं और ग्रीन जो है वो अर्थ को डिनोट करता है। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन करंट लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज़ 220 वोल्ट। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो भी लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यही जो 220 वोल्ट है ये हमारे घर में आता है, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। अर्थ वायर इज थिक कॉपर एंड एंड्स ऑफ इट इज़ जॉइंट टू द कॉपर प्लेट विच इज़ बरीड डीपली अंडरग्राउंड। अब अर्थ वायर जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी किसी के घरों में अर्थिंग नहीं होगा, तो अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो अगर उसके बॉडी पे अगर करंट आ रहा है, जैसे कूलर यूज़ कर ले या फिर हम लोग CPU मतलब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो CPU में अगर कभी भी करंट आ रहा है तो या झटका मारता है तो हम लोग को समझ जा रहा है कि हमारे घर का अर्थिंग में प्रॉब्लम है। अब अर्थिंग के लिए एक अर्थिंग पिट हम लोग एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कॉपर का प्लेट रखते हैं, फिर वहाँ से एक वायर लेकर आते हैं और वहाँ पे कोयला और नमक इन सबको डाला जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको अपने घरों में करना ज़रूरी है। तो अगर आपके घर का जो अर्थिंग नहीं हुआ है प्रॉपरली तो आप उसको चेक कर सकते हैं।
हाँ, अब ये काला कलर का वायर जो है ये ऊपर आएगा और यही काला कलर का वायर जो है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में भी लग जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था, अभी देखेंगे हम लोग एक सर्किट डायग्राम में कि 3 वायर हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो 3 वायर अगर हमारे घर में आ रहा है तो एक जो है वो फेज़ वायर है, लाइव वायर इलेक्ट्रिक जिसमें करंट फ्लो होता है वो रेड कलर का होना चाहिए। फिर ब्लैक या ब्लू कलर का जो वायर हम लोग यूज़ करेंगे वो न्यूट्रल फेज़ का होता है और ग्रीन कलर का हम लोग अर्थ वायर यूज़ कर सकते हैं। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग वायर के कलर कोड यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ये एक स्टैंडर्ड बताया गया है। अब हमारे घर में अलग अलग वायर यूज़ किया जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इलेक्ट्रिशियन जो भी कलर का वायर यूज़ करता है वो टेस्टर से चेक करता है कि वो लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है। तो द लाइव वायर द न्यूट्रल वायर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई पोल इज़ फर्स्ट अटैच टू द स्टेशनरी बॉक्स हाउसिंग द इलेक्ट्रिक मीटर। तो अभी हम लोग देखेंगे नीचे में भी कि ये जो इलेक्ट्रिक मीटर है तो यहाँ पे जो भी वायर आएगा, यहाँ से 2 वायर हम लोग के पास आता है। एक होता है हमारा फेज़ वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो फेज़ और न्यूट्रल वायर को हमारे मीटर में कनेक्ट किया जाता है। The whole circuit is protected from current overload or short circuit by using fuses combined in series। तो ये पूरा जो सर्किट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्यूज़ भी है। ये फ्यूज़ जो है ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। फ्यूज़ की मदद से हम लोग अगर घर में मान लेते हैं कभी किसी लाइन में फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट आने से क्या हो जाता है, वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है। तो ये जो फ्यूज़ है इसके अंदर जो वायर रहता है ये जल जाएगा और पूरा सर्किट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से जो भी फॉल्ट वोल्टेज है वो हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। तो जब भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हमारे घर में होता है तो फ्यूज़ का मेन प्रोटेक्शन यही है कि जैसे ही इसमें एक हर फ्यूज़ का एक रेटिंग होता है, उस रेटिंग से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे आ जाता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जो अचानक से राइज़ कर जाता है। तो वो इस चीज़ को समझ जाता है और यहाँ जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं वो गल जाता है। जैसे ही वो गलता है तो वो क्या हो जाता है, गलने से जो सर्किट है वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। जो भी फॉल्टी वोल्टेज है वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाता। अगर आ जाएगा तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, हमारे घर की वायरिंग है, सबको डैमेज कर सकता है। तो फ्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। आजकल सारे इक्विपमेंट्स के अंदर इनबिल्ट फ्यूज़ भी आता है और हमारे जो मेन सप्लाई है घर का उसमें फ्यूज़ का यूज़ करना तो कंपलसरी है ही। सो नाउ इफ़ लाइव वायर गेट्स अटैच टू द न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है उन दोनों को एक्सीडेंटली हम लोग टच करते तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि स्पार्किंग आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो लाइव वायर होता है उसका वोल्टेज हम लोग जानते हैं 220 वोल्ट तक होता है और जो न्यूट्रल वाला वायर रहता है उसका वो जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी से स्पार्किंग जनरेट होता है। तो जब भी हम लोग लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को टच करते हैं, एक्सीडेंटली भी टच हो जाता है, तो वहाँ पे देन द रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड हैवी करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे करंट फ्लो होगा, वही हम लोग को स्पार्क के रूप में दिखता है। दिस can cause damage to our electrical appliances and also can produce sparking and lead to fire। और जैसे कि मैंने बताया ये जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है और ये उनको डैमेज कर सकता है और स्पार्किंग चिंगारी निकल कर ये आग भी लग सकता है। अब फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ इज़ अ वायर मेड अप ऑफ एनी मेटल और मेटल एलॉय, एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। तो फ्यूज़ जो है एक वायर होता है जो मेटल से या फिर मेटल के एलॉय से मिलकर बना रहता है। इफ़ करंट एक्सीज अ पर्टिकुलर वैल्यू द फ्यूज़ वायर हीट्स अप एंड मेल्ट्स इन द सर्किट एंड द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड हैंस करंट स्टॉप फ्लोइंग। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर करंट का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से, पर्टिकुलर वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पे हर फ्यूज़ का एक रेटिंग होता है, तो अलग अलग रेटिंग के जो हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो वो फ्यूज़ में अगर मान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का वैल्यू अचानक से राइज़ कर जाता है, तो राइज़ करने से वो उस चीज़ को सेंस कर लेगा और उसके बाद जो वायर रहता है वो जल जाता है। तो वायर मेल्ट होने के कारण जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, तो जो भी करंट है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको वहीं पर रुक जाना पड़ता है। इस कारण से जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाता है। इस कारण से जो फ्यूज़ है ये हमारे घर में घर के जो मेन सप्लाई में भी होता है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जब हम लोग देखेंगे एमसीबी वगैरह जो रहता है ये सब भी यूज़ करते हैं। ये भी हमारे जो घर के वायरिंग है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द फ्यूज़ वायर
used in the domestic circuit is of current rating 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो जैसे कि मैंने बताया था अलग अलग रेटिंग का फ्यूज़ वायर होता है, कोई 2 एम्पियर का होता है, कोई 3 एम्पियर का होता है, कोई 5 का, कोई 10 का। तो ये फ्यूज़ वायर में जैसे ही अगर मान लेते हैं कि हम लोग 2 एम्पियर का फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूज़ वायर अगर 2 एम्पियर का है तो अगर जैसे ही करंट का वैल्यू 2 एम्पियर से थोड़ा भी रेज़ होगा तो वो फ्यूज़ वायर अपने आप जल के सर्किट को ब्रेक कर देगा और वो करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशन इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब दो टाइप का करंट होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो हम लोग देख रहे थे दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे कि हम लोग को इस ग्राफ से देखने को मिलता है, ये अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ है जिसमें पहले हम लोग को एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है देखने को और सेकेंड हाफ में हम लोग को नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है वो पहले पॉजिटिव होगा। लेट्स अज्यूम कि जो मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिंग करंट का वो 5 एम्पियर है, तो अगर 5 एम्पियर हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है तो 5 एम्पियर हम लोग को नेगेटिव भी मिलेगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम लोग पावर स्टेशंस में जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, अलग अलग जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं यूजिंग एसी जनरेटर। देन फिर यहाँ से जो भी हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं या पावर जनरेट करते हैं उसको ट्रांसमिट किया जाता है, जो भी हमारे नियर अबाउट पावर इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन हम लोग को जो भी देखने को मिल जाएंगे वहाँ से ट्रांसमिट होकर ये हमारे नज़दीकी आसपास के पावर स्टेशंस में आ जाता है। अब सेकंड टाइप ऑफ करंट है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट को कहते हैं जिसका डायरेक्शन जो है वो कभी चेंज ना हो, उसका डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली एक जैसा बने रहता है। इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो था उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा था, पर डायरेक्ट करंट जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में वेरी बट डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। डायरेक्ट करंट जो है ये हम लोग सेल और बैटरी के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। जो छोटे छोटे सेल या बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं 5 वोल्ट का डीसी बैटरी एक्सेट्रा, तो वो डायरेक्ट करंट हम लोग को देता है। अब डायरेक्ट करंट जो है इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो हमने एसी करंट और डीसी करंट के बारे में अच्छे से जान लिया। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ करंट होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है और उसके रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है पर डायरेक्शन जो है वो सेम बने रहता है। अब डोमेस्टिक सर्किट में जो हम लोग इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 50 हर्ट्ज़। तो और अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज़ तक जा सकता है, पर जो डायरेक्ट करंट होता है उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसमें डोमेस्टिक सर्किट में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो स्विचेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर ऐसे रेटिंग तक आता है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में ज़्यादा बड़े रेटिंग का हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। तो जो भी हम लोग को एसी करंट हम लोग को घर में मिलता है उसका रेंज होता है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 5 एम्पियर तक का और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए 15 एम्पियर तक का सप्लाई हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज़ होता है। अब हम लोग के घर में जो हम लोग नॉर्मल स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं वो सब का जो रेटिंग है, जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग पावर स्विच यूज़ करते हैं तो कभी कभी 15 एम्पियर, 16 एम्पियर ऐसे ऐसे बटन्स आते हैं, तो वो दैट बटन कैन बियर अप टू 15 एम्पियर और 16 एम्पियर। उससे ज़्यादा अगर करंट आ जाएगा तो वो बटन जो है वो जल जाएगा। इससे जो वायर रहता है वो भी जल के हमारे बोर्ड को पूरा डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले बहुत ऑब्ज़र्व भी किए हैं कि जैसे हम लोग वाटर हीटर यूज़ करते थे पहले के टाइम में, तो अगर नॉर्मल बोर्ड में हम लोग वाटर हीटर को लगा कर यूज़ करें तो वो जैसे ही ओवर हीट होना चालू होता है तो धीरे धीरे वो बटन को गर्म कर देता है और बटन का जो वायर रहता है वो जल जाता है, रादर बटन भी जल जाता है और जो हमारा प्लग रहता है वो भी जल जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। इसीलिए जितने रेटिंग का हम लोग को इक्विपमेंट दिया हुआ है, जो भी रेटिंग का हम लोग बटन यूज़ कर रहे हैं वो सारे रेटिंग को चेक करके ही यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा लोड उस पर नहीं देना चाहिए। दैन फॉर
डायरेक्ट करंट को तो हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट में ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर में हम लोग को मेन 2 वायर आता है, और एक वायर जो होता है वो अर्थ वायर होता है। जो मेन 2 वायर होता है उनमें से एक लाइव वायर या करंट वायर होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। ये जाके सबसे पहले हमारे फ्यूज़ में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्यूज़ में 2 वायर गए हुए हैं। एक जो वायर जो है वो लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। अब फ्यूज़ के बाद फिर ये जाके हमारे बोर्ड में लगता है, जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है, या बोर्ड रैदर मीटर में लगता है। फिर मीटर से फिर वो जाके मेन स्विच, या जो हमारे घर में हम लोग एमसीबी कहते हैं उसे, एमसीबी पे जाके लगता है। फिर एमसीबी से हमारे घर के अंदर का पूरा वायरिंग होता है। अब एमसीबी का काम क्या होता है, जैसे अगर स्विच जो हमारा बोर्ड है या मेन बोर्ड है हमारे घर का, वहाँ से करंट आ जाता है, उसके बाद अगर इस बीच में कोई सा भी टाइप का फॉल्ट आता है तो एमसीबी ट्रिप कर देगा और अंदर हमारे घर के वायरिंग को सेव कर लेगा। तो एमसीबी का काम ये होता है। उसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये भी एक फ्यूज़ की तरह ही है, और ये भी हमारे घर के जो भी वायरिंग है इसको ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी मेन स्विच है या एमसीबी है, वहाँ से फिर जो भी सप्लाई है वो हमारे जो भी हम लोग स्विच बोर्ड लगाते हैं, जितने भी बोर्ड हम लोग लगाते हैं वहाँ तक आता है। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 220 वोल्ट तक का सप्लाई आता है। अगर हम हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं तो 220 वोल्ट तक आएगा, और यदि हम लोग 3 फेज सप्लाई को यूज़ करते हैं, आर वाई बी तीनों फेज आएगा, एक न्यूट्रल वायर आएगा, तो उस केस में 400 वोल्ट तक का सप्लाई हमारे घर में आता है। तो ये जो 220 वोल्ट यानी सिंगल फेज सप्लाई जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा भी था कि सारे इक्विपमेंट जो है उनको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल जाता है, इंडिविजुअली मिलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये जो 3 प्लग है, यहाँ पे जो थ्री पिन या फिर 3 प्लग वाला जो सिस्टम होता है, इसमें जो मोटा सा पिन होता है वो अर्थ वायर के लिए रहता है, और बाकी एक जो रहता है वो फेज़ वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि 3 पिन वाले जो स्विचेस हैं उनको यूज़ करना ज़रूरी है। तो क्योंकि 3 पिन वाला अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे स्विचेस को एक अर्थ भी मिल जाएगा, और अगर इन केस कोई भी फॉल्ट आता है तो जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज रहेगा वो अर्थ हो जाएगा, और हमारा डिवाइस और इक्विपमेंट और हमारे घर के वायरिंग जो है वो सब के सब सेफ़ हो जाएंगे। तो ये चैप्टर इस तरीके से ख़त्म होता है, और होप आप लोगों को पूरा ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे।